गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 78वें वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान, मानव में श्वसन क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो इससे पहले हम आपको एक बात बताएं कि पिछले टॉपिक में थोड़ा फास्ट हो गया था फेफड़े का वर्णन, तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। फेफड़े में तो देखो, फेफड़े मानव में फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के पास, ध्यान देना, मानव में फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वक्ष गुहा में हृदय के पास पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, इसमें ये फेफड़े एक जोड़ी होते हैं, कोमल होते हैं, स्पंजी होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। आगे देखो, फेफड़े कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी होते हैं, मतलब स्पंज लाइक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और एक जोड़ी पाए जाते हैं। आते हम कह सकते हैं कि मानव में वक्ष गुहा में फेफड़े हृदय के पास में एक जोड़ी स्पंजी गुलाबी रंग के पाए जाते हैं। आगे देखो, फेफड़ों में जो आवरण होता है उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय आवरण। फेफड़ों में फुफ्फुसीय आवरण पाया जाता है जिसे प्लूरा कहते हैं। अर्थात फेफड़े दो फुफ्फुसीय आवरण से घिरे होते हैं। फेफड़े दो फुफ्फुसीय आवरणों से घिरे होते हैं जिन्हें प्लूरा कहते हैं। फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य में, इन फुफ्फुसीय आवरणों के मध्य में क्या पाया जाता है? प्लूरल द्रव भरा रहता है और इन फेफड़ों के मध्य स्थान में गुहा पाई जाती है जिसमें वायु अनुपस्थित होती है, जिससे ये फेफड़े पिचकते नहीं है। द्रव भरे होने के कारण पिचकते नहीं है। आगे देखिएगा, फेफड़े दो भागों में बटे होते हैं। वैसे फेफड़े, दायां फेफड़ा 3 पालियों में बटा होता है और बायां फेफड़ा 2 पालियों में बटा होता है। ये हमने बता दिया था कल आपको, लेकिन ध्यान रखना, ये तो फेफड़े संरचना, लेकिन फेफड़ों में वायु कैसे पहुंचती है तो ध्यान देना। वायु का मार्ग देखो आप, वायु कहाँ जाएगी? नासाद्वार, नासागुआ, नासागुआ का आंतरिक नासा छिद्र, ग्रसनी, ग्रसनी से घाटी, घाटी से फिर कहाँ जाएगी? श्वास नलिका, फिर श्वसनिका, फिर श्वसनिकाओं, फिर वायु कूपिका मार्ग, फिर वायु कूपिका से वायु कूपिका कोष, फिर वायु कूपिकाओं में पहुंचती है। तो इस प्रकार इसका मार्ग होता है, जो कि फेफड़ों में श्वसन, एक श्वसनीय वृक्ष बनाते हैं फेफड़े। ध्यान रखना, क्या बनाते हैं? श्वसनीय वृक्ष फेफड़े। तो इसमें इस प्रकार होता है। तो फेफड़ों में जो जाती है, दाईं ओर की श्वसनी दाईं ओर के फेफड़े में और बाईं ओर की श्वसनी बाईं ओर की फेफड़े में जाती है। यह है श्वसनियाँ फेफड़ों में उपविभाजित होकर द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनियाँ, श्वसनिकाएँ, अंतः श्वसनिकाएँ, श्वसनी वायु कूपिकाओं में विभाजित होकर के वायु कूपिकाओं में पहुँचती है। तो मतलब उपविभाजित होकर के लास्ट में कहाँ पहुँचती है? वायु कूपिकाओं में। और वायु कूपिकाओं में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये हमने आपको ये श्वसन वृक्ष के द्वारा बता दिया था। अब आता है इसमें आपको अंतः श्वसन की क्रिया, या सॉरी क्या बोलेंगे इसको हम? मानव में श्वसन क्रिया। तो देखो, मानव में श्वसन क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। मानव में श्वसन की क्रिया को 2 भागों में, 2 चरणों में पूर्ण होती है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन मतलब क्या होता है कि वायु का फेफड़ों के अंदर प्रवेश करना अंतः श्वसन कहलाता है, और बाह्य श्वसन में फेफड़ों से वायु का बाह्य वातावरण में आना, तो ये क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? श्वास लेना या संवातन कहते हैं। अर्थात श्वास लेने की क्रिया या श्वसन क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो ध्यान देना, श्वसन की क्रिया मानव में श्वसन की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम बोलेंगे अंतः श्वसन, इसे बोलेंगे हम, सॉरी यो कह लो आप निश्वसन, पहले लिखो आप निश्वसन, नी श्वसन।
इसे बोलेंगे अंत्य श्वसन, अंत्य श्वसन से बोलते हैं एक्स इनहेलेशन, 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 ध्यान देना। दूसरी है बाही, दूसरी उच्च श्वसन, उच्च श्वसन, इसे बोलेंगे बाह्य श्वसन या एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो देखिएगा इन दोनों को क्या बोलेंगे, संवातन, संवातन मतलब श्वास लेना, श्वास लेना। ध्यान देना, देखना बेटे कि मानव में श्वसन क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। निःश्वसन जिसे बोलते हैं अंत्यश्वसन, इसे बोलते हैं इनहेलेशन, और दूसरा है उच्च श्वसन या बाह्य श्वसन, श्वास लेना। अब देखो पहला हम पढ़ेंगे निःश्वसन। पहला चरण है इसका निःश्वसन या अंत्य श्वसन। पहला है निःश्वसन, तो बोलेंगे अंत्य श्वसन, इनहेलेशन, इनहेलेशन। ध्यान देना, ये क्या होता है इसमें देखिएगा, वायु का, पहले देखो वायु O2, वायु का शरीर मतलब फेफड़े, फेफड़ों में प्रवेश करना ही निःश्वसन कहलाता है। मतलब वायु का शरीर या फेफड़ों में प्रवेश करना ही निःश्वसन कहलाता है। अब देखो इसका कैसे होता है ये वायु का मार्ग, वायु का मार्ग देखिएगा कहाँ से जाती है। सबसे पहले है बाह्य नासा छिद्र, वो क्या बोलते हैं नासा द्वार, नासा द्वार। उसके बाद में जाएगा आपको नासा गुहा, उसके बाद में जाएंगे आपके अंत्य नासा छिद्र, अंत्य नासा छिद्र। फिर यहाँ से जाएगी ये वायु ग्रसनी, ग्रसनी से घाटी मतलब कंठ। इसके बाद में यहाँ से जाएगी आपको श्वास नली, ट्रेकिया। फिर यहाँ जाएगी श्वसनिया, श्वसनियों में। फिर यहाँ से श्वसनिकाओं, श्वसनिकाओं में। फिर यहाँ से वायु कूपिका मार्ग में, वायु कूपिका मार्ग से, वायु कूपिका मार्ग से आएगी आपको वायु कूपिका कोश, वायु कूपिका कोश, और लास्ट में वायु कूपिका, वायु कूपिका एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो ध्यान देना कहाँ से चली वायु, नासा द्वार से। वायु का मार्ग या श्वसन मार्ग ये भी कह सकते हैं हम, श्वसन मार्ग। ध्यान देना नासा द्वार, नासा गुहा, अंत्यनासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ या घाटी, श्वास नली। यहाँ से श्वसनियों, श्वसनिकाओं, वायु कूपिका मार्ग, वायु कूपिका कोश और वायु कूपिकाओं में। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है, तो निःश्वसन क्या होता है कि वायु का फेफड़ों, फेफड़ों में पाई जाती कूपिकाएँ, ये श्वसनी वृक्ष बनाती है। तो शरीर या फेफड़ों प्रवेश करना ही निःश्वसन कहलाता है। तो वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। तो कहाँ से जाता है, नासा द्वार, नासा गुहा, अंत्यनासा छिद्र, ग्रसनी, घाटी, श्वास नली, श्वसनिया, श्वसनिकाओं, वायु कूपिका मार्ग, वायु कूपिका कोश और वायु
कूपिका में पहुंचती है। यहाँ पर क्या होता है, CO2 वापस ले जाती है और वापस यहीं से इसी मार्ग से बाहर निकाल दी जाती है, वो तो बाह्य श्वसन में आती है। अब आप देखिएगा बेटा कैसी क्रिया होती है ये, ध्यान देना कि निःश्वसन एक सक्रिय क्रिया होती है। कैसी होती है? सक्रिय क्रिया, जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 2 सेकंड का। ध्यान देना, यह एक सक्रिय क्रिया होती है जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 2 सेकंड का समय लगता है। आप देखिएगा ये कैसे होती है, इसको देखना ध्यान से। निःश्वसन क्या होती है? एक सक्रिय क्रिया होती है जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। पहले आप इसको ध्यान से समझ लें, फिर मैं डायग्राम के द्वारा बताऊंगा। ध्यान देना, जैसे ही ध्यान देना वायुमंडल का दाब अधिक होता है फेफड़ों की तुलना में, तभी तो वायु अंदर जाएगी फेफड़ों में। ध्यान देना, अब देख कैसे, जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास लिया, वायु फेफड़ों में गई, वायु फेफड़ों में कहाँ जाएगी? ध्यान रखना, फेफड़े कहाँ होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, उदर गुहा से ऊपर वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। अब देखिएगा जैसे ही वायु फेफड़ों में श्वास के जरिए ली जाती है, तो ध्यान देना अंतःश्वसन के दौरान, अंतःश्वसन के समय या दौरान डायफ्राम, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम और अंतरापरशुक अंतरापरशुक पेशियाँ में संकुचन होता है, जिससे क्या होता है? डायफ्राम चपटा होकर उदर गुहा की ओर फैलेगा, मतलब संकुचन होगा। संकुचन जैसे तो कहाँ गया? नीचे गया। डायफ्राम उदर गुहा की ओर चला जाता है। ध्यान देना, डायफ्राम उदर गुहा की ओर खिसक जाता है और स्टोलन ऊपर की ओर, स्टोलन ऊपर की ओर, ये देखो स्टोलन ऊपर की ओर खिसक जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर, स्टोलन ऊपर की ओर खिसक जाता है। पसलियाँ बाहर की ओर और उरोस्थी, पसलियाँ बाहर की ओर या ऊपर की ओर, पसलियाँ और उरोस्थी, जैसे देखो पसलियाँ और उरोस्थी बाहर की ओर या ऊपर की ओर हो जाती हैं। आगे देखो, इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ेगा? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे और फेफड़ों पर देहगुह्य द्रव का दाब बढ़ता है। फेफड़ों पर देहगुह्य द्रव का प्रवाह बढ़ता है, जिससे और फेफड़े स्पंजी प्रकृति होने के कारण, फेफड़े स्पंजी प्रकृति के होने के कारण फेफड़ों में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। स्पंजी प्रकृति के होने के कारण फेफड़े फैल जाते हैं, अर्थात फेफड़ों का वायु दाब कम होता है, जबकि वायुमंडल का दाब अधिक होता है, इसलिए फेफड़े फैल जाते हैं और फेफड़ों में वायु पहुंच जाती है। इसको ध्यान से देखें, एक बार दोबारा बताऊंगा मैं आपको, इसको एक चित्र के द्वारा देखें इसको। निःश्वसन, ध्यान देना, सक्रिय क्रिया, सक्रिय क्रिया 2 सेकंड का समय लगता है। ध्यान देना, ये फेफड़े फैल गए, यहाँ से क्या आ रही है? वायु। फेफड़ों में वायु का प्रवेश, फेफड़े किधर खिसक जाएंगे? ये डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे की ओर, ये कटी हुई पसलियाँ,
डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाएगा और ये बाहर की ओर। देखिए ध्यान से, इस प्रकार आपका डायग्राम है ये पसली ओर। पसलियों और पुरोस्थिका बाहर की ओर फैलना, पसली और पुरोस्थिका बाहर की ओर फैलना। वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होना। तो देखिएगा वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि का होना, और ये होता है पसली पंजर। पसली पिंजर, ध्यान देना बेटा, समझने इसको ध्यान देना। क्रियाविधि है ये लास्ट आ चुकी, ध्यान देना। निःश्वसन में या क्या बोलते हैं अंतःश्वसन में फेफड़ों में वायु का प्रवेश होता है। तो क्या होता है ध्यान देना, निःश्वसन में क्या होता है देखो कि फेफड़ों में वायु का प्रवेश होता है, जिससे डायफ्राम और क्या बोलते हैं पसलियाँ, आंतरापरसुक पेशियाँ, डायफ्राम और आंतरापरसुक पेशियाँ होती है इससे अटैच। जैसे ही अंतःश्वसन के द्वारा या निःश्वसन के द्वारा जैसे ही वायु फेफड़ों में पहुंचती है तो डायफ्राम और अंतरापरसुक पेशियों में संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम उदर गुहा की ओर खिसक जाएगा नीचे। जैसे कि डायफ्राम उदर गुहा की ओर खिसक जाता है, और ध्यान देना अंतरापरसुक पेशियाँ फैल जाती हैं और पुरोस्थि एवं पसलियाँ बाहर की ओर फैल जाती हैं, और वक्ष गुहा का आयतन में वृद्धि होती है। इन सब क्रियाओं के कारण क्या होता है, वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि हो जाती है, और जिससे फेफड़े स्पंज प्रकृति होने के कारण फैल जाते हैं और इनमें वायु प्रवेश कर जाती है। इस क्रिया में 2 सेकंड का समय लगता है। वायु प्रवेश क्यों करती है, क्योंकि फेफड़ों में वायु का दाब कम होता है और बाहर वायुमंडल दाब अधिक होता है। तो ये क्रिया होती है इसकी। इसमें आप एक बार इसको देख लेते हैं हम, ध्यान देना। इसमें देखिएगा वर्णन देखें इसका। निःश्वसन के दौरान निःश्वसन एक सक्रिय क्रिया होती है जिसमें दो सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। आगे देखिएगा, ये निःश्वसन यही है, निःश्वसन चित्र किसका है, ये निःश्वसन का। इसमें 2 सेकंड का समय लगता है। इसमें क्या होता है, निःश्वसन के दौरान, निःश्वसन के दौरान डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ध्यान रखना, डायफ्राम तनुपट्ट, डायफ्राम और अंतरापरसुक पेशियाँ, अंतरापरसुक पेशियों में संकुंचन होता है। डायफ्राम और अंतरापरसुक पेशियों में या अंतरापरसुक पेशियों में संकुंचन होता है, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है, बिल्कुल चपटा होकर क्या हो जाता है, चपटा होकर उदर गुहा की ओर चपटा होकर उदर
गुहा की ओर खिसक जाता है। ध्यान देना, चपटा होगा तो उदर गुहा की ओर खिसक जाएगा। और ओरोस्थियम पस्ती, इस दौरान स्टोलन और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जैसे देखो, निःसरण के दौरान डायफ्राम और अंतरपरशुक पेशियों में संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम उदर गुहा की ओर खिसक जाता है, उदर गुहा की ओर खिसक जाता है। और स्टोलन ऊपर की ओर खिसक जाता है, उदर गुहा की ओर खिसक जाता है। आगे देखो, इसमें होता है पसलियाँ और ओरोस्थी। आगे देखो, पसलियाँ और ओरोस्थी बाहर या ऊपर की ओर खिसक जाती हैं। इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों पर देहगुह्य द्रव का फेफड़ों पर देहगुह्य द्रव का प्रवाह बढ़ जाता है। फेफड़े स्पंजी प्रकृति होने के कारण फैल जाते हैं। फेफड़े स्पंजी प्रकृति के कारण फैल जाते हैं। ध्यान देना, स्पंजी प्रकृति के कारण फैल जाते हैं। आगे देखिएगा, इन फेफड़ों में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम होता है। इससे फलस्वरूप वायु श्वसन मार्ग से होती हुई, जिससे वायु श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो ये बात है बेटा, इसकी क्रियाविधि देखो ध्यान से। कुछ नहीं, इसमें ध्यान देना कि निःश्वसन एक सक्रिय अभिक्रिया होती है, जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? निःश्वसन एक सक्रिय क्रिया होती है, जिसमें 2 सेकंड का समय लगता है मात्र। इस दौरान क्या होता है, जैसे ही वायु फेफड़ों में प्रवेश करेगी, तो ध्यान देना, वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तो डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों में संकोचन होता है, जिससे डायफ्राम उदर गुहा की ओर क्या हो जाएगा, चपटा होकर के, जिससे डायफ्राम चपटा होकर के उदर गुहा की ओर खिसक जाता है। और पसलियाँ एवं ओरोस्थी बाहर की ओर या ऊपर की ओर जो निकल आती है। इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है या वक्षों का आयतन वृद्धि होती है, जिससे देहगुह्य द्रव का प्रवाह बढ़ जाता है। और फेफड़े स्पंजी प्रकृति होने के कारण फैल जाते हैं। इन फेफड़ों में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम होता है, जिससे वायु नासा मार्ग से होती हुई सीधी फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो ये एक जैविक क्रिया है। इस प्रकार अंतःश्वसन की क्रिया होती है। अब जस्ट इसके उल्टी कौन सी होती है, बाह्य श्वसन क्रिया। ध्यान देना, बाह्य श्वसन या उच्च श्वसन।
देखिएगा ध्यान से। पहला चरण पूर्ण होता है आपका। दूसरा चरण देखो, उच्च श्वसन, जैसे बोलेंगे बाह्य श्वसन। उसके बारे में अगले टॉपिक में बताएंगे बेटा आपको।